हेलो एवरीवन, मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, हमारी जो रेशो एनालिसिस के एग्जाम्पल सीरीज चल रही है, उस सीरीज के तहत आज हमारा 5th एग्जाम्पल रेशो एनालिसिस के तहत हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने आपको एग्जाम्पल की लिंक दे रखी है, उस लिंक पे जाना है, एग्जाम्पल अपने कॉपी पे लिखना है और उसके बाद मैंने जो यहाँ पे आंसर सॉल्व किए हैं, इस आंसर को उस एग्जाम्पल से कोरिलेट करना है, या तो आप पहले खुद सॉल्व करके भी देख सकते हो और उसके बाद क्रॉस चेक के लिए इस वीडियो से आपको चेक करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हमारा रेशो एनालिसिस के एग्जाम्पल सीरीज का 5th एग्जाम्पल। तो 5th एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि आपने एग्जाम्पल लिख रखा है। सो हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वहाँ कहा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैलकुलेट, और 5 रेशोज के नाम दिए हुए हैं जो हमें कैलकुलेट करने हैं। लेकिन रेशोज को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने कौन कौन सी जानकारी या इंफॉर्मेशन हमें वहां प्रोवाइड की हुई है। तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है 2016 का और बैलेंस शीट दी हुई है 31 दिसंबर 2016 की। अब यहाँ पर कैलकुलेट कौन कौन से रेशोज का कैलकुलेशन करना है, तो करंट रेशो कैलकुलेट करना है, लिक्विड रेशो करना है, ऑपरेटिंग रेशो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और डेब्ट इक्विटी रेशो का कैलकुलेशन करना है। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ सबसे पहले हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या हम फाइनेंशियल और रेवेन्यू स्टेटमेंट का यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे या नहीं। तो हर बार जैसे पिछले 4 एग्जाम्पल में हमने हर बार वहाँ पर रेशोज को कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल और रेवेन्यू स्टेटमेंट को कैलकुलेट किया था। अब एक एग्जाम्पल हम विदाउट स्टेटमेंट फॉर्मेशन की भी सॉल्व करके देखते हैं, जब मतलब अकॉर्डिंग टू नीड, जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम वहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे और जो भी वैल्यू फाइंड आउट करने की हमें जरूरत है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला रेशो का कैलकुलेशन हम करेंगे 5th एग्जाम्पल के तहत, करंट रेशो। ये हमारा 5th एग्जाम्पल है और इसमें पहला रेशो अभी हमें कैलकुलेट करना है करंट रेशो, जो कि सबसे इजी होता है। तो अब इजी पीजी से शुरू करेंगे। सबसे पहला करंट रेशो को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे करंट रेशो कोलन एंड डैश, उसके बाद फॉर्मूला लिख लेंगे करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ इस एग्जाम्पल में हमने जो भी हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन थी उससे स्टेटमेंट फॉर्म नहीं किया है, तो ऑब्वियसली यहाँ हमें वर्किंग नोट बना के ही करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वही बाजू में यहाँ अभी हम लिख लेंगे वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट का हेडिंग डालने के बाद सबसे पहला कैलकुलेशन करेंगे करंट असेट का। अब हमारे पास जो बैलेंस शीट दी हुई है, उस बैलेंस शीट में हमें देखना है कि करंट असेट जो नेचर हमने यहाँ पे लिखा है, इस नेचर की कौन कौन सी असेट दी हुई है। तो बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो सबसे पहले शेयर कैपिटल दिया हुआ है, फिर डिबेंचर है, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो ये नहीं आएगा, फिर बिल्स पेएबल है, फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स है, तो ये भी वहाँ नहीं आएंगे। फिर उसके बाद हमें करंट असेट का पहला आइटम दिया हुआ है सन्ड्री डेटर्स, जिसकी अमाउंट है 45,000। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल की यहाँ पे हमें अमाउंट दी हुई है 1,60,000। उसके बाद करंट असेट है स्टॉक, जिसकी अमाउंट है 1,15,000। उसके बाद बिल्डिंग प्लान और कैश, जो बिल्डिंग और प्लान जो दिया हुआ है वो फिक्स असेट है। फिर आएगा कैश, कैश की अमाउंट है 35,000, और फिर दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, और जो कि शॉर्ट टर्म बोली है, शॉर्ट टर्म है मींस वो करंट असेट में आएगी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसकी अमाउंट हमें दी हुई है 80,000। और इसके बाद सबसे आखिरी में अगर हमारे पास देखें कि कुछ दिया हुआ है क्या, तो वहाँ पे एक और आइटम हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है जो करंट असेट में आता है, एक्रूड
इनकम, इसकी अमाउंट हमें दी हुई है 50,000। 4,50,000 अब हमने कैलकुलेशन करने के बाद हमें यहाँ अमाउंट मिली करंट असेट की। अब करंट असेट 4,50,000 की हमने फाइंड आउट कर ली। इसके बाद अब हम देखेंगे करंट लायबिलिटीज की, क्योंकि हमें यहाँ रिक्वायरमेंट करंट असेट की भी है और करंट लायबिलिटीज की भी है। तो यहाँ सेकंड हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन के लिए करंट लायबिलिटीज। अब जैसे हमने गिवन बैलेंस शीट में से एक एक आइटम्स को चेक करा कि वो करंट असेट में आता है क्या, और जो जो करंट असेट में आए वहां आप ऐसा स्टार मार्क कर सकते हैं या कोई भी एक ऐसा साइन दे दीजिए कि ये ऑलरेडी हमने यूज कर लिया है, मींस आपको बचे हुए आइटम्स बहुत जल्दी दिखाई पड़ेंगे। तो फिर हम करंट असेट जैसा ढूंढा वैसे ही करंट लायबिलिटीज को ढूंढते हैं। तो करंट लायबिलिटीज में सबसे पहला दिया हुआ है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल की अमाउंट है 1,30,000। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब एक एक यहाँ पर भी फिर से बैलेंस शीट में से आइटम्स उठाना है और करंट लायबिलिटीज में लिखते जाना है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट दी हुई है 60,000। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी हमारा करंट लायबिलिटीज में आएगा। करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आने वाला एक आइटम प्रोविजन फॉर टैक्स होगा, जिसकी अमाउंट है 65,000। ये आपको इनकम स्टेटमेंट में बताया हुआ है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 5,000। इनकी टोटल अगर हम कर लेंगे तो 2,60,000 हमें यहाँ पर करंट लायबिलिटीज मिल जाएगी। अब हमारी जो फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट थी करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और इसके लिए हमें करंट असेट और करंट लायबिलिटीज की अमाउंट चाहिए थी जो हमने वर्किंग नोट से कैलकुलेट कर ली। तो जो अमाउंट अब मिली है वो हम फॉर्मूले में यहाँ पुट करेंगे। करंट असेट मिली है 4,50,000 और करंट लायबिलिटीज मिली है 2,60,000। अगर इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो 1.63 यहाँ हमें अमाउंट मिलेगी। यहाँ आंसर आएगा 1.63। बट एक कौन सा रेशो है? करंट रेशो, इसीलिए इसको हम यहाँ पे दर्शाते हैं 1:1 में। तो करंट रेशो इक्वल टू 1.73:1। ये हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद करंट रेशो का आंसर हासिल किया 1.73:1। उसके बाद सेकंड कैलकुलेशन या सेकंड रेशो हमें कैलकुलेट करने को कहा गया है लिक्विड रेशो। अब लिक्विड रेशो का कैलकुलेशन करते वक्त हमें ये जो कैलकुलेशन हमने करंट रेशो के लिए कर रखा है, वर्किंग नोट बनाई है, इसी वर्किंग नोट का आधार लेना है और लिक्विड रेशो कैलकुलेट करना है। तो लिक्विड रेशो के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? लिक्विड असेट डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटी
ये मिला हमें लिक्विड एसेट। मींस जो एक वर्किंग नोट हमने करंट एसेट के लिए बनाई, उसी वर्किंग नोट का आधार लेके नेक्स्ट वर्किंग नोट लिक्विड रेशो के लिए हम बना सकते हैं। तो करंट एसेट फाइंड आउट कर लिया, अब हमें करंट लायबिलिटीज या लिक्विड लायबिलिटीज भी यहाँ पे ढूंढना पड़ेगी। तो जैसे करंट एसेट से लिक्विड एसेट फाइंड आउट किया, वैसे ही करंट लायबिलिटीज से लिक्विड लायबिलिटी भी ढूंढी जा सकती है। इसका फॉर्मूला है करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। अब करंट लायबिलिटीज टोटल कितनी है? 2,60,000। और जो करंट लायबिलिटीज है इनमें से हम देखेंगे क्या कहीं भी हमें बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे दिया हुआ है? नहीं। तो जो गिवन नहीं है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ नील लिखेंगे। और लिक्विड लायबिलिटी हमें मिली 2,60,000। अब जो हमारे फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट की लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटी, दोनों अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है। तो जो अमाउंट आई है वो यहाँ पे पुट करेंगे। लिक्विड एसेट है 3,35,000 और लिक्विड लायबिलिटी है 2,60,000। इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलेगा 1.29 और हम इसे यहाँ पे शो करेंगे 1.29:1। और ये आंसर किस रेशो का है? लिक्विड रेशो का। इसीलिए यहाँ पे उस आंसर के आगे लिख के लिक्विड रेशो लिखेंगे और कैलकुलेशन पूरा हुआ ऐसा शो करेंगे। तो लिक्विड रेशो हमें मिला 1.29:1। अब लिक्विड रेशो के बाद थर्ड कैलकुलेशन हमें करने के लिए कहा है ऑपरेटिंग रेशो का। मींस यहाँ पर भी जो रेशोज का कैलकुलेशन करना है वो केवल बैलेंस शीट पर आधारित या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आधारित रेशो नहीं है। मींस इंटर स्टेटमेंट या कंपोजिट रेशोज का जो हमने कैलकुलेट किया था पिछले कुछ वीडियोज में, उसी प्रकार का भी ये एग्जांपल है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हम इजीली फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे। तो फॉर्मूले की जो हिडन एडजस्टमेंट वहां हमें बताई है, अभी और आगे जो हम रेशोज को कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसके पहले हम डायरेक्टली जो भी अमाउंट दी हुई रहती थी वो वहां डालते थे और आंसर निकाल लेते थे। बट आज का हमारा एग्जाम्पल ऐसा यूनिक है कि इस एग्जाम्पल में हमें फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड करने के लिए उस फॉर्मूले के हिसाब से अमाउंट को तोड़ना मरोड़ना पड़ने वाला है। तो इसीलिए थर्ड रेशो का कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं यहाँ हमें वैसा कुछ करने की जरूरत है क्या। तो थर्ड रेशो है ऑपरेटिंग रेशो। और ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इस रेशो को कैलकुलेट करने के लिए जो जो आइटम्स की जरूरत है सभी आइटम हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और रेशो का आंसर फाइंड आउट करना है। तो COGS हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया हुआ है जो है 7,56,000। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी ऑलरेडी गिवन है। मींस यहाँ पे हमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लस फाइनेंस एक्सपेंसेस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उन्होंने अमाउंट सबका मिला के हमें दिया है 1,25,000। और इसके बाद सेल्स की अमाउंट दी हुई है 10 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका अगर हमने टोटल कर लिया तो 8,81,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 मींस आंसर यहाँ पे आएगा 88.10%, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिलोंग करने वाला रेशो है और हमने मल्टीप्लाइड बाय 100 भी किया है करके यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशो हमें मिला 88.10%। थर्ड रेशो इजीली कैलकुलेट हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि फोर्थ रेशो क्या कैलकुलेट करने बोला है या फोर्थ रेशो का कौन सा फॉर्मूला हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा। तो इसका यहाँ पे कैलकुलेट
एम्प्लॉयड। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। हमें यहाँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला लिखेंगे नेट प्रॉफिट इन ब्रैकेट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पूछा हुआ है और हमें एग्जांपल में आपकी बैलेंस शीट दर्शा रही है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मींस वहां से जो इंटरेस्ट और टैक्स है ये लेस कर लिया है, माइनस करने के बाद की अमाउंट हमें गिवन है। तो अब क्या करना पड़ेगा? अगर बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का अमाउंट हमें ढूंढना है तो जो टैक्स की अमाउंट है और जो इंटरेस्ट है वो वहां हमें ऐड कर देना पड़ेगा। तो जो आफ्टर टैक्स की अमाउंट है वो बिफोर टैक्स वाली बन जाएंगी या बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाली बन जाएंगी। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना लेंगे और इस वर्किंग नोट में हमें क्या ढूंढना है, क्या हासिल करना है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कैसे मिलेगा? तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि हमें दिया हुआ है 1,50,000 रुपीज, प्लस इसमें करेंगे टैक्स की जो प्रोविजन थी 65,000 प्लस इंटरेस्ट। अब यहाँ जिन बच्चों ने खुद से एग्जाम्पल सॉल्व किया है, अगर उन्होंने ये वाली बात पकड़ी कि ये यहाँ हिडन एडजस्टमेंट थी जो बताया नहीं था पर करना था, अगर आपने ये हासिल खुद से कर लिया तो आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं। कितना भी हार्ड एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने इंटरेस्ट यहाँ पर लिया होगा तो इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट तो यहाँ ऐसे कहीं बताया हुआ नहीं है, फिर ये कहाँ से आएगा? तो दोस्तों यहाँ आपको 10% डिबेंचर 2 लाख रुपीज के दिए हुए हैं। और जैसे कहीं कहीं हम लोग या पासवर्ड बनाना है तो वहाँ 2 अंक लिखिए, फिर एक साइन डालिए, फिर कुछ अक्षर लिखिए, ऐसा तो वहाँ पे 10 मीन्स अंक, फिर फॉर्मूले के लिए फॉर्मूले का साइन मतलब परसेंटेज का साइन और वहाँ पे नाम, ऐसा तो दिया नहीं होगा। तो वो किस लिए दिया हुआ है? इस बात के लिए दिया हुआ है कि हम उस 10% को समझे कि वहाँ जब 10% डिबेंचर बोला है तो उसका इंटरेस्ट भी दिया जा रहा है। तो 10% डिबेंचर यहाँ हम लिखेंगे और उसकी अमाउंट कितनी आएगी? अगर 2 लाख रुपीज के पूरे डिबेंचर है तो उस पर 10% मीन्स यहाँ पे आएगा 20,000 और जब ये पूरा कर लेंगे तो इसकी अमाउंट बनेगी 2,35,000। ये हमें क्या मिला? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके पहले जो हमें दिया था 1,50,000 जो गिवन है वो है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ये अमाउंट वहां से लेस की हुई थी करके हमने फिर से ऐड करके नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हासिल कर लिया। उसके बाद सेकंड कैलकुलेशन, अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये भी हमारे पास नहीं है तो इसकी भी वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिटियस असेट, अमाउंट मिल गई शेयर होल्डर्स फंड की या प्रोप्राइटर्स फंड की, उसमें ऐड करेंगे लॉन्ग टर्म लोन और जब ये पूरा एडिशन करेंगे तो जो अमाउंट हमें मिलेगी वो
प्रॉफिट वाला यहाँ पे हमने लिखा 1,50,000। फिर अब यहाँ पर फिक्टिटियस एसेट है क्या कोई? तुरंत हम चेक करेंगे हमारी बैलेंस शीट की जो एसेट की इंफॉर्मेशन दी हुई है वहाँ, तो वहाँ कोई भी फिक्टिटियस एसेट दी हुई नहीं है। तो यहाँ पर 4,50,000 जो हमें अमाउंट मिली, ये हमारा बन गया शेयर होल्डर्स फंड या प्रोप्राइटर्स फंड। अब यहाँ पे आपको 4,50,000 करने के बाद वहां माइनस फिक्टिटियस एसेट भी आप लोगों को आपकी कॉपी में दिखाना है। मैंने शॉर्टकट में यहाँ लिख लिया। तो शेयर होल्डर फंड कितना मिला? 4,50,000। इसमें हम ऐड करेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लोन। तो हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है क्या, या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है क्या? तो हाँ, डिबेंचर है हमारे पास, 10% डिबेंचर 2 लाख रुपीस के दिए हुए हैं। मीन्स यहाँ पे 6,50,000 ये हमारी अमाउंट हमें मिली कैपिटल एम्प्लॉयड की। और अब हमारा फॉर्मूला जो हमसे मांग कर रहा है वो अमाउंट हम देने के लिए यहाँ पर कैपेबल है। तो फिर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना मिला हमें? 2,35,000। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना मिला? 6,50,000। तो वो भी अमाउंट यहाँ लिख लेंगे और इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है और इसका आंसर आएगा 36.50%। ये था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36.50%। यहाँ हमने फोर्थ रेशो को कैलकुलेट किया। इसके बाद जो लास्ट हमें यहाँ कैलकुलेशन पूछा है वो है डेट इक्विटी रेशो का। अब यहाँ भी ये भी जो रेशो था आपको पूछा था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूला भी सरल सा था, सभी चीजें सरल थी, बट फिर भी हमें यहाँ उस फॉर्मूले को सेटिस्फाइड करने के लिए कितना कैलकुलेशन करना पड़ा। मीन्स लड्डू दिखने वाला क्वेश्चन भी कभी कभी ट्रिकी हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना है कि हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो चलिए लास्ट पड़ाव पे हम लोग आते हैं। फिफ्थ वाला रेशो जो कैलकुलेट करने बोला है डेट इक्विटी रेशो। और डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला है आउटसाइडर्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। और इसीलिए जानबूझ के मैंने ये वाली वर्किंग नोट यहाँ से नहीं मिटाई, क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड यहाँ हमें जरूरत पड़ने वाली है। और एक कैलकुलेशन पे से दो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा पा रहे हैं या दो रेशो का कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। तो क्या बनी? फॉर्मूला क्या है? आउटसाइडर लायबिलिटी डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। तो अब आउटसाइडर लायबिलिटी कौन सी लेंगे? अब यहाँ हम दुविधा में आ गए कि केवल करंट लायबिलिटीज ले या करंट और जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है दोनों ले। तो इस दुविधा का आंसर ये है कि यहाँ हमें दोनों लायबिलिटीज लेनी है। तो जो हमारी करंट लायबिलिटीज थी वो 2,60,000 आई थी और 10% डिबेंचर ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है 2 लाख की, तो 2,60,000 प्लस 2 लाख, तो यहाँ पे आउटसाइडर लायबिलिटी बनी 4,60,000। और शेयर होल्डर्स फंड कितना आया? यही पे वर्किंग नोट में दिया हुआ है 4,50,000। तो 4,50,000
नए फॉर्मूले को आप तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब आपको उसका वहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है ये पता होगा। इसीलिए आपको रेशोज के फॉर्मूला रोज पढ़ते रहने हैं और इन्हीं रेशोज की प्रैक्टिस करते रहनी है। जब तक